श्री रामविलास पासवान। इस बिल ये संविधान संशोधन के दो अंश हैं। एक तो मंत्रिमंडल का है साइज का, उसका मैं सपोर्ट करता हूं, और दूसरा एंटी डिफेक्शन का, उसके संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सर, पहले सदन को मालूम है कि पहले कोई भी आदमी दल बदल सकता था, बाद में हुआ कि नहीं इसको 1/3 कर दो, और अब हो गया कि कोई नहीं दल बदल सकता है। तो सीधे कोई भी बदल सकता है, अब कोई भी नहीं बदल सकता है। ये दो धुरी पर चला गया है। और मैं समझता हूं कि हम ये मान करके अब चल रहे हैं कि जितने प्रतिनिधि हैं वो सारे के सारे प्रतिनिधि जो है वो करप्ट हो गए हैं, कि वो दल जो बदलते हैं या तो पैसा के लिए बदलते हैं या जो है पावर के लिए बदलते हैं। मतलब उसमें सिद्धांत का कहीं लेस मात्र भी अब जो है कोई उसमें चारा नहीं रहा है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कहीं इस बात की चर्चा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनाव घोषणा के आधार पर जो जनता के बीच में जाती है और जनता के बीच में जिस आधार पर वोट मांगती है और उसके पार्टी के लोग उसके ठीक विपरीत काम करना शुरू करें तो उनका क्या होने वाला है, उसमें क्या होगा, इसका इसमें कहीं चर्चा नहीं है। और एक तरह से अपने पार्टी के लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने का भी एक काम है। अभी हमारे साथी यहाँ प्रभुनाथ सिंह हैं, एक जब यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट पर चर्चा हो रही थी तो उस पर इन्होंने बहुत ही गुस्सा में कहा था कि मैं ये बेचू सरकार है, ये संपत्ति को बेच रही है, और 15 दिन के अंदर में सरकार ने इसको रिवर्स नहीं किया तो मैं 15वां दिन इस्तीफा दे दूंगा या मैं एनडीए को छोड़ दूंगा। लेकिन नहीं हुआ, सरकार बेचती रह गई। लेकिन अकेले क्या करें, वही उन्होंने कहा कि अकेले क्या करें। इसलिए मैंने कहा कि ये जो मामला है कि राइट टू एक्सप्रेशन, जो संविधान का मौलिक अधिकार है अपने विचार की अभिव्यक्ति, उस विचार की अभिव्यक्ति के ऊपर में ये लगाम है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भारत के अलावे किसी दूसरे दुनिया में ये नहीं कहा जाता है कि सदा सत्य बोलो, चोरी मत करो। हम ही हैं कि रोज कहते हैं कि झूठ मत बोलो, सदा सत्य बोलो। मतलब जितना सदा सत्य बोलो उतना ही हम झूठ बोलने का काम करते हैं। इसलिए सर, मेरा इसमें मेरा मतभेद है, और उसको कैसे, यदि कोई इसमें कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र होना चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव जीत करके आती है, जनता के सामने में वादा करती है और उस वादा के खिलाफ में जाती है, तो कोई भी मेंबर को यह अधिकार रहना चाहिए उस मैनिफेस्टो का, वही उसका पिलर होता है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आपने एमएलए का जिक्र किया है। सर, यहां राज्यसभा के लिए ओपन वोटिंग का प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन एमएलसी के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, मुझको नहीं मालूम है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो है ओपन वोटिंग का सिस्टम लागू किया गया है कि नहीं। यदि ओपन नहीं, हम चूंकि हर स्टेट में नहीं है, इसलिए काउंसिल, वही पार्षद जो होता है, तो विधान पार्षद, तो काउंसिल के लिए नहीं हो सका है। तो इसलिए यदि काउंसिल का सदस्य भी, राज्यसभा का सदस्य भी एमएलए के द्वारा चुना जाता है, और राज्यसभा और काउंसिल का भी अधिकांश सदस्य जो है वो एमएलए के द्वारा चुना जाता है, लेकिन वहां सीक्रेट बैलेट पेपर है और एक जगह पर आपने ओपन कर दिया है। मैं समझता हूं कि उसको भी ओपन होना चाहिए। और तीसरी बात जो है, मैं इस बात से सहमत हूं कि स्पीकर साहब के निर्णय लेने के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन को आप जोड़ दीजिए, उधर से ट्रेजरी बेंच से जोड़ दीजिए, लेकिन स्विच बोर्ड जो स्विच होना चाहिए, स्विच बोर्ड वो एक जगह पर होना चाहिए। ये दो जगह पर नहीं होना चाहिए कि यहां ऑन हो वहां ऑफ हो। या तो स्पीकर को अधिकार दे दीजिए या कोर्ट को अधिकार दे दीजिए, लेकिन विश्वास करके कहीं चलना पड़ेगा। लेकिन यदि स्पीकर को अधिकार आपने दे दिया है और फिर स्पीकर के निर्णय के खिलाफ में लोग कोर्ट में जाए और वहां जाकर के 6 महीना साल भर लगे, तो मैं खत्म कर रहा हूं सर। इसलिए मैंने कहा कि मैं जो ये 3 सुझाव दिया हूं, इन 3 सुझाव के ऊपर में सरकार यदि अपने जवाब में कुछ बतलावे तो मैं समझता हूं।